नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत। आज तेलंगाना के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री मोदी देंगे। आपको बता दें, इस बाबत जनसभा को संबोधित भी किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्य तेलंगाना के महबूब नगर जिले का दौरा भी करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे, जिसमें सड़क, रेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उच्च शिक्षा जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके बाद पीएम मोदी 3 अक्टूबर को निजामाबाद का भी दौरा करेंगे। देश भर में स्वच्छता अभियान आज से शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता के लिए श्रमदान की अपील भी की है। पीएम ने 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ का नारा दिया है। अभियान के लिए देश भर में 6.4 लाख जगहों को चुना गया है। 35,000 आंगनबाड़ी हैं, 22,000 बाजार शामिल हैं, 7,000 बस स्टैंड, 1,000 गौशालाएं, 300 चिड़ियाघर भी इसमें शामिल हैं। तो महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के पहले आज देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत श्रमदान किया जाएगा। पीएम मोदी ने सुबह 10 बजे से 1 घंटे के लिए लोगों से स्वच्छता के लिए श्रमदान की अपील की। पीएम मोदी ने इस श्रमदान के लिए 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ का नारा दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत की एक साझा जिम्मेदारी है, इसका हर प्रयास मायने रखता है। आज के अभियान के लिए देश भर में 6.4 जगहों को चुना गया है। देश भर में स्वच्छता अभियान के लिए 6.4 लाख जगह को चुनी गई है। इसमें से 35,000 आंगनबाड़ी हैं, 22,000 बाजार हैं, 7,000 बस स्टैंड, 1,000 गौशालाएं, 300 चिड़ियाघर के साथ ही देश भर में 29 वंदे भारत ट्रेनों को भी स्वच्छता सेवा अभियान के तहत 14 मिनट में साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीजेपी मुख्यालय में शाम 6 बजे से होगी, जिसमें सीईसी की बैठक है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बड़ी बैठक होगी राजस्थान में और सीईसी नामों पर मुहर लगेगी। तो मध्य प्रदेश के बाद अब जो रुख है वो राजस्थान की ओर है। यहाँ प्रत्याशियों का चयन होना है और देखिए, इसी को लेकर तमाम कवायद में जुटे हुए हैं दिग्गज। इधर बीकानेर पहुंचे हैं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपील करते हुए, हमारी इतनी सारी इच्छा योजना है कि आप उनका अध्ययन करो, आपको जो योजना अच्छी लगे उसे देश में लागू करें। आपको ये अधिकार नहीं है कि आप आकर लोगों को भ्रमित करें, झूठे आरोप लगाएं। प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट करिए, आप राजस्थान में आओ, आप आए, आपके जो मंत्री लोग आए, सबका कैंपेन करने का हक है, पर कम से कम एक तो हमारी योजना है, पहले उसकी स्टडी कर लो। इतनी शानदार योजना, इतनी सारी योजना है, हर राज्य सरकारें हमारी योजनाओं को आधार बना करके फैसले कर रही है, गारंटी दे रही राज्यों के अंदर अपने। तो आप उनका अध्ययन करवाओ और उसमें जो आपको लगे मुफीद, आप केंद्र सरकार में कानून बनाओ। ये 25 लाख बीमा है, केंद्र क्यों नहीं ले सकता उसको? इस प्रकार के जो हमने कानून बना दिए हैं, भारत सरकार भी कर सकते। ओपीएस है, अगर हमने लागू किया, वो क्यों नहीं कर सकते हैं? तो पहले आप अध्ययन करो, उसके बाद में आप फैसले करो, फिर आप जनता को कैंपेन करो। ये योजना में अच्छी लगी, हम अडोप्ट कर रहे हैं। ये योजना में हमें दिक्कत आ रही है, या एक भी योजना लागू नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? जिस राज्य में कैंपेन कर रहे हो, उस राज्य में क्या क्या योजना चल रही है, आप आके झूठे आरोप लगाओ, झूठे लोगों को भ्रमित करो, ये आपको अधिकार नहीं है। आप आओ, हमारी योजना की स्टडी करके आओ, उसके जवाब दो। नंबर 1। नंबर 2, एक गारंटी दो कि अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम एक स्कीम बंद नहीं करेंगे, ओपीएस बंद नहीं करेंगे।
इधर पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है। आज दिल्ली में पुरानी पेंशन को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। रामलीला मैदान में तमाम कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे, तो प्रदर्शन को पेंशन शंखनाद महारैली का नाम दिया गया। किसान और मजदूर संगठनों ने प्रदर्शन के लिए समर्थन दिया। देश भर में कर्मचारी पुरानी पेंशन को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इसी कड़ी में 1 अक्टूबर 2023 को नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले देश भर से लाखों कर्मचारी दिल्ली पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। ये रैली दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में होनी है। इस रैली को पेंशन शंखनाद महारैली का नाम दिया गया। इस रैली को देश के किसान, अन्य मजदूर संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया। वहीं महासभा के राष्ट्रीय महासचिव पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि किसान महासभा संयुक्त किसान मोर्चे में देश भर में चल रहे निजीकरण, कॉर्पोरेटिव छटनी, न्यू पेंशन स्कीम के जरिए देश के कर्मचारियों पर किए जा रहे सत्ता के हमलों का डटकर विरोध करता है। दो 2000 नोट को लेकर आपको बता दें कि आरबीआई का एक बड़ा अपडेट है नोट को लेकर, जिसमें 7 अक्टूबर से बदल सकेंगे 2000 के नोट। पहले 30 सितंबर तक डेडलाइन थी, आखिरी तारीख थी, जिसे आरबीआई ने नोट बदलने के लिए 7 दिनों की और मोहलत दे दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट बदलने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर तक अब इस नोट को बदलने की प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा। रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लेते हुए लोगों को राहत दी। इसके पहले 2000 रुपए के नोट बदलने या फिर जमा करने की डेडलाइन 30 सितंबर थी। इधर आरबीआई ने इसे बढ़ाते हुए एक और हफ्ते का वक्त दिया है। आरबीआई के फैसले के बाद अब आप 7 अक्टूबर 2023 तक बैंकों में जाकर 2000 रुपए के नोट को बदल कर या जमा कर पाएंगे। इधर दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण रोकने के लिए सख्ती हुई है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पहला चरण लागू होगा। आज से दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। हालांकि हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा था कि 30% से ज्यादा की कमी महसूस की गई है, दर्ज की गई है, जब जनरेटर को रोक दिया गया है डीजल के, जिससे जो पोल्यूशन का लेवल है वो दिल्ली एनसीआर में कम हुआ है। देखिए, अक्सर होता है कि जैसे जैसे सर्दी का मौसम पास आता है, सर्दियां पास आती हैं, प्रदूषण का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। इसकी मुख्य वजह ये भी होती है कि जो आसपास के राज्य हैं, आसपास के क्षेत्र हैं दिल्ली एनसीआर के, वहां पर पराली जलाने की समस्या भी एक होती है। प्रदूषण वाहनों की वजह से भी है, जनरेटर की वजह से भी है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि जनरेटर को यहाँ पर रोका गया है, पाबंदी लगा दी गई है उनके इस्तेमाल पर, जिससे प्रदूषण में काफी हद तक सुधार हुआ है। इधर राजस्थान में आज से पेट्रोल पंप डीलर्स हड़ताल पर हैं, जिस वजह से सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक राज्य में पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। दरअसल डीजल्स राज्य में पेट्रोल या डीजल पर लगने वाले वैल्यू एडेड टैक्स को कम करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि राजस्थान सरकार ने मांग पूरी नहीं की तो वे 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इससे पहले 15 सितंबर को भी पेट्रोल पंप डीलर जो डीजल के लिए हड़ताल कर चुके हैं डीलर्स। आपको बता दें कि राजस्थान में हड़ताल की वजह से रोजाना 15,000 डीजल, 16,000 लीटर पेट्रोल की बिक्री प्रभावित होगी। इससे हर राज्य सरकार को दिन में करीब 44 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। राजस्थान में डीजल पर 19% और पेट्रोल पर 31% वैट लगता है। झारखंड के गिरिडीह से खास खबर है। बाढ़ के पानी में 2 छात्राएं फंस गई हैं। सीआरपीएफ की टीम ने दोनों का हालांकि रेस्क्यू किया है। तो बाढ़ का पानी इस कदर था कि दोनों छात्राएं फंसी हैं। देखिए, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों की जान भी सांसत में पड़ गई जब इन 2 बच्चियों को बामुश्किल बचाया गया। तो सीआरपीएफ के जवान ने बामुश्किल इन बच्चियों को बचाया है। ये गिरिडीह की तस्वीरें हैं, जहां देखिए बारिश भी हो रही है और ये बच्चियां किस तरीके से बाढ़ के पानी में फंसी हुई नजर आई। आज से ऑनलाइन गेमिंग को लेकर नए नियम लागू होंगे।
ऑनलाइन गेमिंग को लेकर 28% जीएसटी टैक्स लगेगा। ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, घुड़दौड़ पर लगेगा टैक्स। तो वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन इस बाबत जारी कर दिया है। देश भर में इन दिनों चुनावी माहौल है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों को लेकर माहौल बना रहे हैं। जहां एक तरफ केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल को मुद्दा बनाकर 24 की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है, तो विपक्षी दल ओबीसी कार्ड खेलकर अपना वोट बैंक सेट कर रहे हैं। 24 के चुनाव को लेकर ओबीसी दांव खेलते हुए राहुल गांधी केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि अगर 90 अफसर देश को चला रहे हैं, उसमें ओबीसी की भागीदारी 5% है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है? लेकिन राहुल गांधी इस बयान के जरिए अपने ही सरकार पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नई संसद के पहले विशेष सत्र में पारित हुए महिला आरक्षण विधेयक को बीजेपी खेमा गेम चेंजर दाव के तौर पर भले आंक रहा हो, लेकिन जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के विपक्षी दाव ने उसके लिए सियासी बिसात पर मुश्किलों के कील कांटे बिछा दिए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी खेमा लगातार ओबीसी के दाव को चल रहा है और सरकार को फंसाने की कोशिश कर रहा है। ओबीसी भाइयों की बहनों की 50% आबादी है हिंदुस्तान में। बात समझिए, आबादी 50% है और 90 में से 3 अफसर ओबीसी के हैं। और एक और मजेदार बात बताता हूं, 2 साल पहले आप देखते, 3 साल पहले आप देखते तो हिंदुस्तान की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 90 में से 0 अफसर ओबीसी से थे। लेकिन कई ऐसे डेटा निकलकर सामने आ गए हैं जिससे कांग्रेस खुद ओबीसी वाले मुद्दे के जाल में फंसती नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेटा जारी किया है। जिन 4 राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है, वहां मुख्य सचिव सामान्य श्रेणी यानी कि जनरल कोटे से हैं। बात अगर इंडिया अलायंस की करें तो कांग्रेस पार्टी के गठबंधन वाले 6 राज्यों में से केवल तमिलनाडु में एक एसटी से मुख्य सचिव है। तो वहीं साल 1985 और 1989 में किसी भी आरक्षित वर्ग SC ST से भारत सरकार का कोई भी सचिव नहीं था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। लेकिन 2023 में 7 SC वर्ग और 5 ST वर्ग के सचिव सेवारत हैं। अगर बात करें साल 2014 की, तो ओबीसी से AS और JS रैंक के 2 अधिकारी थे। तो वहीं वर्तमान की बात करें तो ओबीसी से 63 अधिकारी AS और JS के रूप में कार्यरत हैं। देश जो लोग चलाते हैं, अब सब लोगों की अपनी अपनी समझ होती है। उन्होंने कहा कि देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी है। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरी चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाती है। मान्यवर, संविधान की स्कीम है, देश की नीतियों का निर्धारण इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। और आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और सचिव के रूप में काम करने वाले सभी अधिकारी सामान्य वर्ग से थे। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह रहे। अब इन सब में कई राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षण 1993 में शुरू किया गया था और इस फैसले के बाद सिविल सेवा अधिकारियों का पहला बैच 1995 बैच का है। 1995 बैच के अधिकारी अब तक सचिव पद के लिए पात्र हुए ही नहीं है। ये तो आंकड़ों की बात हुई, लेकिन क्या राहुल गांधी और कांग्रेस की ओबीसी वाली गुगली से आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? ये देखने वाली बात होगी।
लेकिन इन सब के बीच ओबीसी का मुद्दा राज्यों के चुनाव में भी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। सरकार एक तरफ ये कह रही है कि ओबीसी आरक्षण की बात वो पार्टी कर रही है जिस पार्टी में पीएम रहते हुए ओबीसी का कोई अधिकार नहीं रहा। लेकिन अब देखने वाली बात यहाँ ये होगी कि क्या जनता इस ओबीसी वाली गुगली को समझ पाती है और आने वाले समय में महिला आरक्षण वाले बड़े बिल पर बीजेपी को राज्यों और लोकसभा में जनता से वोट मिलते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ, आप बने रहिएगा। वेलकम बैक। बढ़ते हैं खबरों में आगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से बड़ी खबर है। एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। आपको बता दें कि 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि घाटी में इस वक्त फिर से घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन वक्त रहते इनकी कोशिश को नाकाम कर दिया गया। तो कुपवाड़ा में एक बार फिर से आतंकियों की साजिश, इसे नाकाम किया गया है। फिर से घुसपैठ की कोशिश की जाई थी। इधर महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी जरूर मिल गई है, लेकिन अभी भी इस मुद्दे पर आपत्तिजनक बयानों का दौर जारी है। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने महिला आरक्षण को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर लिपस्टिक और बॉब कट वाली आ जाएंगी। यदि देना है तो पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा महिलाओं को आरक्षण दे। अत्यंत पिछड़ा का भी कोटा तय कर दीजिए, तब तो ठीक है, वरना महिलाओं के नाम पर बॉब कट और लिपस्टिक वाली नौकरी में आ जाएंगी, तब आपकी महिलाओं को कुछ मिलेगा क्या? हालांकि वो अपने बयान पर बाद में सफाई भी देते नजर आए। अब वरना महिला के नाम पर कि तो कॉल लिपस्टिक वाली या बॉब कट वाली औरत चली आएगी नौकरी में, आपके महिलाओं को हक हुकूक मिलेगा। इधर अब्दुल बारी सिद्दीकी के विवादित बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कोई अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान को लेकर आरजेडी पर हमला बोल रहा है, तो कोई इसके समर्थन में है। देखिए, ये उनकी छोटी मानसिकता की पहचान है। महिलाएं पार्लियामेंट में जो चुनाव जीत करके आ रही हैं, वो संविधान को पढ़ करके आ रही हैं, कानून को पढ़ करके आ रही हैं, जनता के हित की बात रखती हैं। महिलाओं के हित की बात केवल नहीं रखती, वो जनता के हित की बात, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, नौजवानों, देश के हित की बात रखने का काम करती हैं। अब ये जो महिलाएं हमारी चुन करके जाएंगी, 181 महिलाएं लोकसभा में चुन करके जाएंगी आरक्षण लागू होने के बाद, इसमें वो महिलाएं विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, दुनिया को हर दिशा में, टेक्नोलॉजी या शिक्षा का क्षेत्र, विज्ञान का क्षेत्र, रोजगार का क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र, सबको एक नई दिशा देने वाली बात रखने का काम करेंगी। विगत 2 वर्षों से जो आपका टिप्पणी आ रहा है राष्ट्र और समाज के विरुद्ध में, एक घोर निंदनीय है। और आप हमारी मातृशक्ति के विरोध में एक शब्द भी अनर्गल बोलेंगे तो हम आपका चलना बंद कर देंगे। हम चलना बंद कर देंगे। हम सब सह सकते हैं, लेकिन मातृशक्ति जिस कोख से तुम जन्म लिया है उसी कोख को गाली देते हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और राजद का और जनता दल यूनाइटेड का यही स्वभाव है जिस स्वभाव के कारण ये लोग बोल रहा है। इसलिए हमारा ये कहना है कि इन लोगों को समाज और इस मुल्क से, इस राज्य से कोई लेना देना नहीं है, केवल कुर्सी के भूखे हैं, कुर्सी के भूखे हैं। सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है, तैसी रहे हैं जो पिछड़े समाज की, ओबीसी समाज की माताएं बहनें हैं, जो गरीब तबके से आने वाली हैं, उनका कैसे प्रतिनिधित्व हो। वंचित समाज के महिलाएं जाएंगी तो वो हक और हकूक की लड़ाई लड़ेंगी, जो समाज में विकास की मुख्य धारा से पीछे छूट गए हैं। उनका कहने का तात्पर्य ये था, इसको बेवजह का तूल दिया जा रहा है। हम सभी माताओं बहनों का सम्मान करते हैं, किसी की भावनाओं को आहत करने का इरादा सिद्दीकी साहब का नहीं रहा है।
सुंदर दिखने के लिए बॉब कट करता है, लिपस्टिक लगाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि, और जिन्होंने कहा है उनके परिवार की महिलाएं भी निश्चित रूप से लिपस्टिक लगाती ही होंगी। तो इस तरह से बयान देने से बचना चाहिए जिससे कि महिलाएं आहत हों। और हम लोग भी चाहते हैं कि जो भी पिछड़े लोग हैं उनको मौका निश्चित रूप से मिले, जब तक कि वो बराबरी में ना आ जाए। हम लोग भी ST SC OBC के महिलाओं के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं महिला रिजर्वेशन बिल में, लेकिन उसमें बॉब कट और लिपस्टिक की कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी लगा सकता है और सब लोग लगाते हैं आजकल के समय में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।